प्रणाम सभी भैया बहनों को। इस अध्याय के दूसरे पीडीएफ में हम समझ रहे हैं सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य में उत्तर देने में नंबर 1, मुद्रा संकुचन ऐसी अवस्था है जिसमें कीमतें बढ़ती है। मुद्रा संकुचन कैसी अवस्था है जिसमें कीमतें बढ़ती है? असत्य। दूसरा, बैंक अपनी जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करते। असत्य है, बैंक अपनी जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करते। असत्य। तीसरा, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। सत्य है। फिर है, रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकती है। असत्य है। काले धन ने भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। सत्य है। कैसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? समानांतर अर्थव्यवस्था। फिर आधुनिक युग में मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। असत्य है। मुद्रा बुराई नहीं है। देखिए, भारतीय बैंक, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। सत्य है। सेवक अच्छा है, सेवा अच्छा करता है, परंतु अगर रखी रहे अपने पास में तो उससे बुरा स्वामी नहीं है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ मुद्रा से दूर नहीं हुई है। असत्य। मुद्रा से ही दूर हुई है। फिर है, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। असत्य। सही जोड़ी में लाइए। सही जोड़ी में हम देखते हैं समाशोधन गृह, समाशोधन घर गृह या भारत में करेंसी नोट का निर्गमन करती है। कौन करती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का कार्य है। प्रादिष्ट मुद्रा संकट काल में निर्गमित की जाती है। फिर भारतीय रुपया क्या है? तो ये प्रामाणिक मुद्रा है। उस पर प्रमाण दिए हुए रहते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, और लिखा भी रहता है मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। प्रमाण पत्र रहता है। अगला है, मुद्रा स्फीति का बुरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इंपीरियल बैंक 1921 में प्रारंभ हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में प्रारंभ हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब ओपन हुई? 1955 में। द्रव या धन की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बैंकिंग प्रणाली के द्वारा। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, चेक किस प्रकार की मुद्रा है? तो चेक ऐच्छिक मुद्रा है। इच्छा पर निर्भर करता है, स्वीकार करे या नहीं। ऐच्छिक मुद्रा है। फिर भारत में प्रथम व्यावसायिक बैंक कब स्थापित किया गया था? तो सन 1894 में। मुद्रा वृद्धि के फलस्वरूप बचत एवं विनियोग पर कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 को किया गया। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। रुपया 500 के नोट। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न बन रहा है अब, क्योंकि इस इकाई से 3 अंक के भी पूछे जाएंगे, 4 नंबर के भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर के भी पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें अथवा आएगा
तो एक प्रश्न करना है, 3 नंबर से भी, 4 नंबर से, 5 नंबर से भी। तो लघुत्तर यहीं शुरू होते, वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 मुख्य कठिनाइयाँ बताइए। पहले हमारे यहाँ भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली थी जब मुद्रा नहीं थी, वस्तुओं के बदले वस्तुएं, है ना, पशुओं के बदले पशु, इस प्रकार से दिया जाता। तो वस्तु विनिमय की कठिनाई कौन कौन सी थी? पहला, दोहरे सहयोग का अभाव। दूसरा, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। दोहरे सहयोग का अभाव कैसा? कि जब हम कोई वस्तु बेचने जाते तो वही वस्तु हमें वापस मिलती थी। जैसे घोड़े के बदले हम गाय खरीदने गए तो हमें गाय मिलना कठिन होता था, है ना, तो घोड़े ही मिलते थे, तो ऐसे में विनिमय नहीं हो पाता था। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, अगर मिला भी तो कितने घोड़े में कितनी गाय आएगी ये अनुमान लगाना, मापन करना कठिन था। फिर दूसरा, वस्तु विनिमय की कठिनाई, उस वस्तु को ले जाने और दूसरी वस्तु जो क्रय कर रहे उसे लाने में भी वस्तु विभाजन कठिनाई थी। फिर बांटने में, फिर मूल्य हस्तांतरण का अभाव। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय क्या है? परिभाषा दी है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती है और विनिमय के किसी सर्वग्राही माध्यम का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, मुद्रा की उचित परिभाषा और 2 कार्य लिखिए। तो मुद्रा की उचित परिभाषा में हम लिखेंगे, मुद्रा वह वस्तु है जो कि विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम, मूल्यमापन, मूल्य संचय और ऋणों के भुगतान के मापन के रूप में सामान्यतः स्वतंत्रतापूर्वक, स्वेच्छा से, निसंकोच स्वीकार की जाती है। मुद्रा वह वस्तु है जो किसी विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे पूरे भारत में एक ही मुद्रा चलती है। विनिमय का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम, वो कोई भी भाषा के लोग हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले, मगर वस्तु विनिमय मुद्रा के रूप में होता है। यानी मुद्रा एक ही है। मूल्य माप, मूल्य संचय और ऋणों के भुगतान के माप के रूप में सामान्यतः स्वतंत्रतापूर्वक, स्वेच्छा से, निसंकोच स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य पहले भी आए हैं वस्तुनिष्ठ में, एक तो है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य मापन। प्रश्न है, बैंक दर और ब्याज दर में क्या अंतर है? तो ब्याज दर वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं ऋण देने को तैयार होती है, जबकि बैंक दर किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम ऋण के विनिमय बिलों पर पुनर्कटौती करने एवं व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार रहता है। प्रश्न चलते हैं अगला, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम। नंबर 1, उपयोगिता। ऐसा पदार्थ की मुद्रा होना चाहिए जो उपयोगी हो। तो जिस धातु में मुद्रा ढाली जाए उसमें उपयोगिता का गुण होने चाहिए। यह धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी लोग सरलता से स्वीकार कर सके, साथ ही उसमें विनिमय शक्ति भी होनी चाहिए, विनिमय आदान प्रदान की शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे 1 रुपये का सिक्का है तो किसी भी समय बंद हो गया तो धातु बेचने जाए हम तो वो 1 रुपये की हो जाना चाहिए, इतनी उसमें धातु होना चाहिए। यह गुण सोने, यहाँ मात्रा नहीं लगी है, याद रखना, सोने
तथा चांदी में पाई जाते हैं। अब वह नीता ले जाने लाने में कठिनाई न हो। मुद्रा ऐसे धातु में ढाली जानी चाहिए जिसे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित की जा सके। लोन किस प्रकार से दिया जाता है? यह एक इकट्ठा बैंक बैलेंस है जो व्यक्ति को खुश भी कर देता है। लाल कलर में इसलिए दिया हुआ है ना, बंधा हुआ इसलिए है कि वह बैंक से बन जाता है। अगला चलते हैं वहनीयता का गुण, जिसमें हम समझ रहे थे कि सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे स्थानांतरित किया जा सके। सोने और चांदी से यह गुण पाए जाते हैं। अब टिकाऊ, तीसरा गुण है टिकाऊ। मुद्रा को एकत्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी कुल आय में से भविष्य के लिए कुछ जोड़कर रखना चाहता है, अतः मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसमें टिकाऊ होने का गुण विद्यमान हो। अगला है विभाजकता। तो मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सके और इस विभाजन से इसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी न आ जाए। सोने और चांदी में यह गुण पाया जाता है। पांचवा आता है एकरूपता। तो मुद्रा की सभी इकाइयों में एकरूपता होनी चाहिए। प्रणाम सभी को। अगले पीडीएफ में हम समझेंगे मुद्रा के 2 प्राथमिक या प्रमुख कार्य बताइए, या तो फिर मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए कौन कौन से है। ठीक है, प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ कि जितना अपन ने समझा वो सब समझ में आ गया होगा।